एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कराची, आबादी तकरीबन 2.5 करोड़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कारोबारी मरकज और दही इलाकों से शहर की जानिब नकल मकानी का भी अहम मरकज। ये मेगा सिटी इस दिहाई के आखिर तक दुनिया का 7वां बड़ा शहर बनने जा रहा है। मगर इस बेहंगम फैलाव की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इकोनॉमिस्ट रिसाले के मुताबिक कराची का शुमार जिंदगी गुजारने के लिए 10 बदतरीन शहरों में है। अगर आप कराची के किसी भी इलाके को देख लें तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब बनी हुई नजर आएंगी। मैं तो इस दिन से खौफजदा हूं जिस दिन खुदा न खास्ता यहाँ पर जलजले आए। इन इमारतों के एक दूसरे पर गिर जाने से बेपनाह तबाही होगी। हम अगर फ्लडिंग के इवेंट को देखें, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स को देखें, अगर कोई भी मेजर क्लाइमेटिक इवेंट होता है तो हमारी कम्युनिटीज़ फिजिकली भी एक्सपोज हैं और उनकी जो इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, तो हमारा रेजिलियंस का फैक्टर बहुत लो है। हमारे जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है, किसी तौर पे भी अगर आप देखें तो इंसानी हुकूक की एक वायलेशन है। ये तमाम अवामिल जब मौसमियाती तब्दीली के मद्दे मुकाबिल आएंगे तो कराची को बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से दो चार करेंगे। प्रेडिक्शन में तो उसमें बड़ा वाज़ेह है, जो टेम्परेचर हैं वो भी इस सदी के आखिर तक 3 सेंटीग्रेड के करीब इंक्रीज़ कर जाएंगे और इसी तरह जो रेनफॉल है इवेंट वो भी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये इब्राहिम हैदरी है जो कि कराची की कदीम तरीन बस्तियों में से है। गुलाम हुसैन ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और न सिर्फ वो मौसमियाती तब्दीली का ऐनी शाहिद है बल्कि इससे मुतासिर भी है। हमारा पेशा और धंधा है समझो मछली का। सारी जवानी मेरी गई समुद्र में। 7 साल से लेकर अभी इतनी उम्र हो गई मेरी इब्राहिम हैदरी के अंदर। पहले किश्ती इतना नहीं था, अब हालात ऐसे अच्छी नहीं है, मुश्किल से गुजर रही है लोगों की। किश्ती एक दिन जाता है तो 2 दिन ठहरता है। यहाँ महीने में 10 दिन कमाते हैं, 20 दिन बैठते हैं। माँ बाप ने रिश्ता कराया, शादी कराया, बच्चे ज्यादा हो गया, 8 बच्चे हो गए और थोड़ा गुर्बत भी आया, ये वो बहुत परेशानी। पूछा कि भाई नहीं पूरा हो रहा है, उन्होंने नहीं पूरा, मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूँ। बोला एक अच्छा घर आया है और वो काम पे लग गई और हमारा घर चला। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है। आजकल सारे परेशान हैं, हमारे इब्राहिम हैदरी के सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद बिजली का तो फिर छोड़ो, 1 बजे रात को रोज जाती है, नींद भी खराब, लोग बाहर आकर बैठ जाएंगे। बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। पानी, बिजली, गैस की मुस्तकिल फराहमी
और सफाई के इंतजामात के बगैर तकरीबन 1 करोड़ लोगों के लिए कराची में जिंदगी बेहद मुश्किल है। आर्किटेक्ट शाहिद सईद खान ने कराची की गुंजान आबाद बस्तियों में एक और भी खतरे का मुशाहिदा किया है। मैंने पंजाब कॉलोनी का मुशाहिदा किया। वहाँ इमारतें इतनी करीब करीब बनी हुई हैं कि एक इमारत के कमरे से दूसरी इमारत के कमरे में झांका जा सकता है। ये 8, 10 और इनमें से कई 12 मंजिला भी हैं। इन बस्तियों में इतनी ऊंची इमारतें तामीर करने की हरगिज इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब जिस तरह वो बन चुकी हैं, इनमें हवा का बिल्कुल गुजर नहीं, और चूंकि इनकी इमारतों में कंक्रीट इस्तेमाल की गई है, इन इमारतों के अंदर बहुत गर्मी रहती है। कंक्रीट गर्मी को जज्ब करती है और रात के वक्त इसको फजा में छोड़ती है। मुझे ये भी बताया गया कि अगर बाहर दर्जा हरारत 40 है तो ज़मीनी मंजिल पर ये 48 तक हो सकता है, क्योंकि ये कंक्रीट से बनी है। वहाँ के लोग इसको बर्दाश्त कैसे करते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। पुराना घर गुर्बत था, गरीबी था, लेकिन उसमें हवा, थोड़ी सी हवा जो बाहर है वो अंदर आती थी। उसमें लोगों को सुकून होता था। घर ऐसे बन गए, अब देखो कैसे घर बना दिया। हवा आने का तो गुंजाइश नहीं है। एक तो बेगर्मी, दूसरा ये बिजली का बहरान। बिजली जाती है तो 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद फिर आती है। वो भी ये बिजली, पंखे मुश्किल से चलते हैं। होने की तो गुंजाइश है नहीं, पर बाहर समझो कि बैठे रहते हैं। इब्राहिम हैदरी जैसी जगहों पर आम हालात में भी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मगर 2015 की शदीद गर्मी की लहर ने इसको जानलेवा बना दिया है। माहौलियाती सहाफ़ी आफिया सलाम मौसमियाती तगय्युर पर लिखते हुए पाकिस्तान के महरूम तबकात खुसूसन ख़वातीन पर तवज्जो मरकूज रखती हैं। कराची में गर्मी क्यों इसलिए नहीं महसूस होती टेम्परेचर हाई होने के बावजूद, क्योंकि हमारे पास सी ब्रीज होती है। उन दिनों एक तो वो टेम्परेचर कंसिस्टेंटली इतना हाई था, फिर कंक्रीटाइज्ड बिल्डिंग्स हैं, तो कराची के ऊपर एक जैसे हीट का क्लाउड आ गया था। The reason for having a heat wave is climate change. The climate मौसम तब्दील हो रहा है, बल्कि हो चुका है, और कराची जैसे शहर गर्मी के लिए मकनातीस बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनमें कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। एक साल ऐसा आया, ऐसा गर्मी था, ऐसा शिद्दत वाला गर्मी। वो बता रहे हैं कि भाई ठंड में रहो, गर्मी में नहीं जाओ। गर्मी से एहतियात करते हैं, लेकिन बिजली जाती है आती है, जाती है आती है। तो पानी का तो ऐसे भी बहरान है शुरू से। जब बिजली नहीं होता है तो हम लोग तो भाग जाते हैं मस्जिदों में, कोई धक्कों पे जाते हैं ठंडी हवा ढूंढने। ये औरतें लोग कहाँ जाएंगे, वो अपना घर छोड़ के। नहीं होता है एहतियात। औरतों के ऊपर इस किस्म के जो डिज़ास्टर्स हैं, जो मुसीबतें हैं, उनके असरात इसलिए ज़्यादा हैं कि उनकी जो जगह है समाजी, जिस तरह से उनका एक रोल देखा जाता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। घरों से हीट वेव में कितनी ख़वातीन ऐसी थीं जो कि अपने हल्के फुल्के कपड़े पहन के किसी थड़े पे जाके बैठ जाती उस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए। उनके पास ये मौके बिल्कुल नहीं होते। रमज़ान का महीना था, सामान लेके आ रहा था अफ्तारी के लिए, तो मजमा लगा हुआ था। गर्मी तो शिद्दत की थी, मजमा लगा हुआ था, ऐसे मजमा। तो मैंने मालूमात किया क्या बात है, बोला किसी ने बोला कि तेरी बीवी गर्मी लग गया, दिमाग पे चढ़ गया, कैसा हो गया, ये हाल हो गया। तो मैं गया तो होश नहीं था, आंखें बंद था ये वो। बच्चे जो थे वो समझे को रोने लगे, ये होकर हमारी माँ को क्या हो गया ये। पर अचानक आंखें खुला। रात पूरा ऐसे था, बातें करने लगी, जाने वाली बातें ये हो। बच्चे लोगों को बोलता भी ऐसा बात नहीं करो,
शहरी का टाइम जब हुआ तो हम शहरी खाया, फिर गया तो अजान तक मैं अंदर गया घर में गया तो फिर ये रोने धोने की आवाज़ शुरू हो गया। क्या हो गया? बोल रहा हूँ दुनिया से चली गई। अरे दो 2015 की गर्मी की लहर में रजिया बानो की तरह कराची के 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस COP26 में बरतानिया के मौसमियाती इदारे की पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो इसकी गर्माइश से 10 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होंगे। ये तो सिर्फ एक वो खतरा है जो कराची को दरपेश है। फरहान अनवर शहरी मंसूबाबंदी के माहिर, उस्ताद और रिसर्चर हैं जिनकी तवज्जो का मरकज शहरों को मौसमियाती तगय्युर के असरात से निमटने के काबिल बनाना है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के देखें फिनोमेना को, इस वक्त हम एक बहुत डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर खड़े हुए हैं जहां हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं और फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किस तरह आप शहरों को हमें डिफरेंट तरीके से कंसेप्चुलाइज करना है, मैनेज करना है, डिज़ाइन करना है, प्लान करना है। अभी रिसेंटली अमेरिका में आप देख लें, फ्लडिंग हो रही है, हर तरफ पानी भर गया। ये होगा, वो पानी ज़रूर भरेगा, लेकिन ये है कि फिर आपके रिस्पांस मैकेनिज़म्स क्या हैं, ठीक है ना, और वो कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। कराची में जो हमारे पास नेचर की तरफ से दी हुई जो एक रिस्पांस मैकेनिज़्म था, हमारे नाले थे, ठीक है, नेचुरल जो ड्रेन्स थी हमारी, हमने क्या किया कि उन नालों के ऊपर एक तो इंक्रोचमेंट कर दी, ठीक है ना, लोगों ने अपने घर बना लिए। तो उसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, सरकार जो है लो इनकम हाउसिंग की कोई स्कीम ही नहीं प्रोवाइड करेगी, ये होगा, कौन चाहेगा कि नालों के अंदर अपने घर बनाए, गंदे नालों के अंदर। उसके बाद क्योंकि हमारा सूवेज का सिस्टम अरसे से काम नहीं कर रहा है, तो हमारी सारी सूवेज की नालें हमने उन नालों में लगा दी। क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हमने कचरा उनमें फेंकना शुरू कर दिया। अब जब भी मॉनसून का सीजन आता है तो फौरन नालों की सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट प्रॉब्लम्स। नालों को अभी आप साफ करेंगे, फिर अगले दिन आके कोई कचरा फेंकेगा, गटर का पानी फिर भी वहां आता रहेगा, उसके अंदर अच्छी आबादियां फिर डेवलप होती रहेंगी। और इंक्रोचमेंट नॉट जस्ट के कच्ची आबादियां बन रही हैं। एक मिसाल आपके पास माई कोलाची रोड की है कि माई कोलाची रोड को जब आपने बनाया तो वो जो एक आपका एक चैनल था वो सारा ख़त्म हो गया, मैंग्रोव्स हमारे मर गए क्योंकि वहाँ से हाई टाइड के ऊपर पानी आता था, वो आपने बंद कर दिया। और फिर जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इल प्लान्ड हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जितना आप शहर को कॉन्क्रीटाइज करते जाएंगे, इनंडेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, वो सर्फेसेस आप प्रोवाइड करते जाएंगे जहाँ पानी खड़ा होगा। सो इस तरह के हम काम करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे भी होते हैं और आम आदमी के लेवल पे भी होते हैं। दो 2020 में मानसून की बारिशों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके नतीजे में होने वाली सैलाबी कैफियत से न सिर्फ घर और शहरी तनसीबात का नुकसान हुआ, बल्कि 41 लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। जब तक आप इस शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपने सूएज के सिस्टम को नहीं इंप्रूव करेंगे, ये सब होता रहेगा। पानी की इस किस्म की फरावानी कराची वालों के लिए एक सितम ज़रीफ़ी थी, क्योंकि 50% से ज़ायद आबादी को तो वैसे ही घरों पर पाइप के जरिए पानी मुयस्सर नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये हालात मज़ीद बदतर होंगे। फ़कीर कॉलोनी औरंगी टाउन का एक हिस्सा है जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया की 5 बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है। यहाँ के रिहायशियों की तरह नूरजहां भी पानी की किल्लत और इसके महंगे दामों हुसूल की वजह से गुर्बत के गर्दाब में फंसी हुई हैं। हम लोग तो बचपन से गरीब थे,
छोटी थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। हम टोकरी बना बना के ज़िंदगी गुजारी। और मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं। भाइयों के साथ मैं बैठती हूँ, भाइयों ने मेरे को जगह दी थी। पानी का मतलब तकरीबन 16-17 साल हुआ है पानी नहीं है। हम लोग लेते हैं, पानी लेते हैं। पानियों की परेशानी तो हम लोग औरतों को है, मर्दों को नहीं हो। तो सुबह जाते, हम जाते इसमें 4 गैलन डालते हैं, रोड पे जाते हैं, इसको पानी भर के ले आते हैं। तो हम एक औरत नहीं, 1000 औरत तुम देखो रोड पे खड़े गाड़ियों में इस तरह गेले लेकर जाते हैं अपने घर में। खुद उठा सकते हैं, खुद दिक्कत देते हैं, खुद घर को लेकर आते हैं। तो हम लोगों का जोर से ज्यादा है, मगर क्या करें, मजबूरी है। ऐसे अजाब जिंदगी गुजार रहे पानी की वजह से। एक अपराध में तकरीबन 2 गैलन होते हैं हम लोग के एक अपराध में। हम घर में मतलब 5 अपराध है। खाने पकाने में पानी इस्तेमाल होते हैं, बर्तन धोने में पानी इस्तेमाल होते हैं। बर्तन धोते हैं ये पानी हम रखते हैं। जब कपड़े धोते हैं ये कपड़ों के पानी हम रखते हैं, बाल्टियों में रखते हैं। ये हम बाथरूम धोते हैं, पोंछे लगाते हैं। ये टोकरी बगैर पानी से नहीं बना सकते। ये टोकरी पहले इसको पानी में डालते हैं, फिर रात को रखते हैं, सुबह जब होते हैं ये तो फिर नरम हो जाते हैं। बचा के थोड़ा बचा के हम रखते हैं। 10 गैलन हम यूज़ करते हैं। पानी एक बुनियादी इंसानी हक है और हर रियासत का फर्ज है कि वो अपने शहरियों को पीने और ज़ाती इस्तेमाल के लिए महफूज माकूल मिकदार में मुनासिब कीमत पर फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है, एक डब्बा हम लोगों को मिलते हैं 30 रुपए में। एक टंकर का एक चेम्बर 2200 रुपये एक चेम्बर मिलते हैं हम लोगों को। हम बचा के 15 दिन में हम गुजारा कर सकते हैं सर। कमाने वाला तो एक मेरा भाई है और एक मैं हूँ। नूरजहां और इसका भाई मिलजुल कर महीने भर में $100 के बराबर रकम कमाते हैं। पानी पर इनका खर्चा तकरीबन $30 के बराबर आता है, यानी इनकी कमाई का 30%। ये अक़वाम मुत्तहिदा की मुतय्यन सतह से 10 गुना ज्यादा है। एक डब्बा उधार में नहीं मिलते। हम इस तरह जिंदगी सर गुजार रहे थे जैसे कि मर ना जाए। तरह जिंदगी गुजार रहे जैसे कि मर ना जाए। और इसमें नूरजहां अकेली नहीं है। कराची में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तकरीबन 1 करोड़ लोगों को पानी फराहम करने से कासिर है। हमारी वाटर बोर्ड खुद से एक्नॉलेज करती है कि एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% जो पानी वो प्रोड्यूस करते हैं इज़ नॉन रेवेन्यू वाटर, यानी या तो वो चोरी हो रहा है या वो लीकेज के थ्रू गायब हो रहा है, या ये है कि अगर किसी को पहुंच भी रहा है तो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो हमारा 50% से ऊपर पानी तो गायब हो जाता है। अगर आप टैंकर देखते हैं सड़कों पे चलते हुए तो पहला सवाल यही जहन में आता है ना कि भाई इनको कहाँ से मिलता है, हमें क्यों लाइन में क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक गैर मुनसिफाना तकसीम की अक्कासी करती हैं। माहिरीन की राय में पाकिस्तान के पानी के ज़खायर की सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से मज़ीद अबतर हो सकती है। डॉक्टर कमर जमान चौधरी पाकिस्तान के मौसमियाती इदारे के 16 साल तक सरबराह रहे और अब आलमी मौसमियाती इदारे के नायब सदर हैं। दुनिया के जो इस वक्त 10 क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तान शुमार होता है। क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान को बहुत से तरीक़ों से मुतासर कर रहा है और करेगा। जो इवेंट्स हैं उसमें ख़ास तौर पर रेनफॉल के और हीट वेव के, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो पानी के ज़खायर हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज अपना इम्पेक्ट डालेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगी आम लोगों के लिए।
गुलाम हुसैन को आज भी वो दिन याद है कि 2015 की गर्मी की लहर में उसकी बीवी जान से हाथ धो बैठी थी। इस अंदोनाक वाक़े के असरात आज तक कायम हैं। बहुत प्यार करती थी अपनी बेटियों से, बेटों से, बेटियों से, शोहर से। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बेटी है सारा बानो, अभी उसका दिमाग ऐसा हो गया। मेरे ख्याल में सोच सोच के ऐसा हो गया कि माँ का प्यार और है और दूसरों के बाप का प्यार और है। वो होती तो उसका हाल बेहतर होता, ऐसा नहीं होता जैसा अभी है। दो उसकी बेटी है, छोटी छोटी बेटी है लेकिन दो बेटी है उसकी। अभी इसका दिमाग ऐसा है कि वो नहीं पहचानती कि ये हमारी बेटियां हैं। उसके जाने के बाद तो मैं भी अधूरा रह गया और ये हाल हो गया जो आपके सामने है, हमारी बेटी का और हमारा घरों का, ये वो सारा उलट पुलट हो गया। रज़िया बानो की वफात और इनके ख़ानदान पर मुरत्तब असरात ज़ाइल तो नहीं हो सकते, पर इस किस्म के मज़ीद सानहों से शायद मुस्तक़बिल में बचा जा सके। क्लाइमेटिक इवेंट्स होंगे, दुनिया भर में होंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, हमें मिटिगेशन के ऊपर भी काम करना है, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करना है, बट कराची जैसे शहर के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस वक्त जो सबसे अर्जेंट नीड है वो हमारे एडेप्टेशन है। किस तरह हमें अपना रेजिलियंसी को बिल्ड करना है। रेजिलियंसी उसको कहते हैं कि यस इवेंट होगा, उसका इफेक्ट होगा, आपको नुकसान भी होगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी टू बाउंस बैक एंड बाउंस बैक इवन बेटर इज मच मोर। We are in a area called घारो। हम घारो के इलाके में हैं। 2010 में मैंने कराचीर, जहां से मैंने ट्रेनिंग हासिल की, उसकी मदद से मट्टी और बांस से घर बनाने का तजर्बा किया। ये रिवायती तरीका था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, सिवाय इसके कि हमने इसको पहले से आसान और मौसर बना दिया। 2015 की गर्मी की लहर के दौरान इस जगह का दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने मट्टी के घरों के अंदर दर्जा हरारत देखा तो उसमें 8 डिग्री का फर्क था। मट्टी की इमारतों में तपिश बाहर रहती है और बिल्डिंग के अंदर ना आने की वजह से कमरे ठंडे रहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये गिर जाएंगी। अब देख लीजिए 11 साल हो गए हैं और इनको कुछ भी नहीं हुआ। 2 समंदरी तूफानों और पिछले बरस की शदीद बारिशों के बावजूद इनकी दीवारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मट्टी की बनी हुई किसी भी इमारत में आपको कोई नुकसान नजर नहीं आएगा। पहले भी वो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसमें से जो पैसा ये गैर ज़रूरी तौर पे पानी के हुसूल में जाता है, तो हो सकता है उस पैसे से वो अपनी खुराक बेहतर कर लें, बच्चों की सेहत के लिए वो ज़्यादा बेहतर खर्च कर सकें, उनके घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें, पढ़ाई के ऊपर खर्च करें, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़ाहिर है हर चीज़ पे पड़ता है, हेल्थ के ऊपर पड़ता है, आपकी पॉवर्टी लेवल बढ़ता है। हम हर साल हमारे यहाँ लाखों लोग जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे चले जा रहे हैं। मुझे इतने दुख होते हैं, इतने दुख होते, क्या कर सकते। 2 बेटियों की माँ हूँ मैं। टोकरी बना बना के बेटियों को दोनों को मैंने इंटर पढ़ाया। बच्चों की मेरे ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, मगर कौन जॉब देगा। मैंने बोला कि तुम मेरे साथ बैठो, काम करो। अगर ये खर्चा मेरे को पानी के ऊपर नहीं करना चाहिए तो मेरे बच्चे के कंप्यूटर पढ़ाती, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनाते, बच्चे को आगे हम लोग पढ़ा सकते थे, मगर नहीं हो सकते। तो वो गैर मुनसिफाना तकसीम की जो मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ पानी की तरसील करने वाले इदारों की तरफ से नहीं है,
तो हम और आप भी अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो भी उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिनको भी ज़रूरत है, जिनका भी हक। पानी को बचाने के कई तरीके होते हैं। ये पाइप ऊपर से काटा हुआ है, वहाँ से इसके ज़रिए ड्रम भर जाता है। वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो मैंने एक ड्रम में डाल दिया हुआ है। साबुन वाला पानी होता है, इससे तमाम गलियाँ धुल जाती हैं। अगर आपके घर में एसी है तो उसका जो पाइप होता है उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ रख लें। एसी का पानी निकाल के पौधों के अंदर डाल दिया, यूपीएस की बैटरी में काम आ सकता है, क्योंकि ये डिस्टिल वाटर है। जहाँ जहाँ से भी पानी बचा सकें वो बचाना चाहिए हमें। ज्यादा मुतासरा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पानी बचाने से जिंदगी बचती है। कराची की हद तक ये इस गंभीर मसले का देखिए, एज अ कराचीआइट आई वुड लाइक टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, बट बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि 2.5 करोड़ के शहर में एक फंक्शनिंग सिटी गवर्नमेंट नहीं है? करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। हमने ऐसे लूप होल्स क्रिएट कर दिए, वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए, और इस तरह की अगर इंक्रोचमेंट्स होती हैं, लैंड यूज़ की वायलेशंस होती हैं, तो इसमें सबकी नॉलेज में रह के होती हैं। मेरे ख्याल में हम कंक्रीट और स्टील से इमारतें तामीर करने की सोच को तब्दील करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम सबको कार्बन में कमी की कोशिश का हिस्सा बनना होगा। कराची की इमारतों की वजह से जिस कदर तपिश में इजाफा हो रहा है, उसके तदारुक के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ दरख्तों की ज़रूरत है। Dissipated by the urban environment. If we had proper ventilation, we had more parks, we had trees, it would make a huge difference to those that succumbed to this heat wave. कराची में हजारों एकड़ कंक्रीट की छतें हैं जो महज तपिश को अपने अंदर जज्ब कर रही हैं। अगर इन्हीं को ढांप दिया जाए, इस शहर का दर्जा हरारत तब्दील हो सकता है। मैंने खुद अपने घर पर किया है। मैं ये साबित करना चाहता था कि हम अपनी सब्जी और फल के दरख्त लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत सी तपिश खुद ही अपने अंदर जज्ब करके घर के अंदर के दर्जे हरारत को कम करने की एक वजह बनते हैं। कराची की 20% छतें भी इस तरह से सब्जे से ढांप ली जाएं, इससे शहर के अंदर दर्जे हरारत से खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। मैं इनमें से महज 2 बाल्टी पहले से इस्तेमाल शुदा पानी की डालता हूँ। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सहूलतें चाहिए वो सबको मैसर हों, एक हक के तौर पे, चैरिटी के तौर पे नहीं। हमारे कराची के लोग बहुत खुले दिल के हैं, चैरिटी बहुत है, लेकिन चैरिटी हल नहीं है हमारे मसाइल का। तो अगर उनको जो उनका हक है वो दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक आइडियल शहर बन सकता है। हमें एक विजन की ज़रूरत है, इंक्लूसिव विजन जिसको हम कहते हैं। स्टेक होल्डर्स मैपिंग आप करें, कौन क्या चाह रहा है, किसकी क्या नीड है, किसके क्या डिज़ायर्स हैं, कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, सबको साथ लेके हमें करना है। और फिर साथ साथ हम अपनी कम्युनिटीज़ को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आवाम को गुर्बत से निकाल सकते हैं, जिन कंडीशंस में वो रह रहे हैं उनसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक वो उसमें रहेंगे, उनका वल्नरेबिलिटी का जो एक्सपोजर है, फिजिकल एक्सपोजर, और उनका जो इनहेरेंट उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी, और वो हमारे लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वक्फे से पहले आप बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजी फ़िल्म देख रहे थे। माहौलियात के हवाले से थी, कराची के हवाले से थी, और बाम अर्ज़ की बाज़ गश्त का जो खूबसूरत सिलसिला है जो कि आगाही दे रहा है माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं उनके हवाले से, तो ये एक बहुत ही उसी सिलसिले की एक बड़ी खूबसूरत कड़ी थी। और इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े कर दिए। अली तौकीर शेख साहब हमारे साथ हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं, और फिल्म मेकर साइरस विका जी हैं जिन्होंने इस खूबसूरत दस्तावेजी और बहुत ही तहकीक जो है इसमें नज़र आती है। इस डॉक्यूमेंट्री के जो फिल्म मेकर हैं साइरस विका जी, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले अली तौकीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। मसलन एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि हम अकली सतह पर मसाइल को सुलझाने के हवाले से जो सलाहियत है उसमें किस कदर कमज़ोर हैं। दूसरा जो है एक सवाल ये खड़ा हो गया कि एम्पथी या हमदिली जिसको कहते हैं उसका किस कदर फुकदान है, और इंसानी अलमिये जो हैं वो हमारे लिए ख़बरों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद भी इसमें जो किरदार हैं
वो एक अलमिये का शिकार हैं, लेकिन वो मेरे लिए बस ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये अलमिये जब तक हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देते तो उस वक्त तक हमें एहसास ही नहीं होता। और तीसरा जो है कि इल्म, शऊर और आगाही जो है उसकी गैर मौजूदगी की वजह से जो जहाँ है गंदे नाले पे है या जिस भी जगह पे है वो वहीं पे है, उसको इदराक ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं, मौके बाहर भी हैं। तो क्या मैं मतलब आप क्योंकि ये माहौलियात के माहिर हैं, तो मैंने ये सही नताइज निकाले इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के बाद? ये आपने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत शुक्रिया। साइरस ने एक बड़ी प्रोबिंग किस्म की फिल्म बनाई है जी। उसने बतलाया है कि जी एट द हार्ट ऑफ हिज फिल्म जो है वो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट जस्टिस का। और जो आपने फरमाया है कि हम में बेहिसी है, बेहिसी तो मेरा ख्याल है इतना मजबूत लफ्ज़ नहीं है। मैं कहूँगा कि जी हमें लोगों की कसम पुर्शी पे मज़ा आता है, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो एंटी पुअर हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। और हमने किया ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज ना भी होता तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इंटरफेस है उसकी वजह से लोग एक मिजरेबल सब ह्यूमन लेवल पे ज़िंदा रहते हैं। क्लाइमेट चेंज ने उनकी इनसिक्योरिटीज़, पानी की, मछलियाँ कैच करने की, बिजली की, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी फैसिलिटी, गार्बेज की कलेक्शन की, वो इतनी बढ़ा दी हैं कि उनके लिए ज़िंदगी में कोई उम्मीद की रमक नहीं रहती। तो जब मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट जस्टिस जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप स्प्रॉल को स्प्रेड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप इक्विटी को इग्नोर कर रहे हैं और पॉवर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। आपके पास कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेच कर सकें। इसका मतलब ये होगा कि बैड क्वालिटी के फ्यूल के साथ एयर क्वालिटी भी ख़राब होगी, इतनी दूर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं पहुंच सकेगा, वहाँ पे स्कूल, पार्क, पार्किंग लॉट्स, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होंगी और वो लोग जो हैं दिल बी डूम टू लिव इन पॉवर्टी। और इससे पहले कि स्टेट या सिटी गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँचे, कच्ची आबादियाँ और बन चुकी होती हैं और वो सारी की सारी जो हैं लो लाइंग एरियाज़ में है तो वो बड़ी ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ, आपने बड़ी मुश्किल बात छेड़ी थी कि इस कसम पुर्सीज़ का, एंटी पुअर पॉलिसीज़ का हमने उसमें से कुछ सबक नहीं सीखते। हमने अभी तक कोई करेक्टिव मेजर्स इन्विजन नहीं किए, हमने एक विजन नहीं बनाया कि हमारा इतना बड़ा शहर जो पूरे मुल्क की इकॉनमी चलाता है उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को कैसे करना है। दुनिया भर में जो शहर होते हैं वो इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं। हमारे यहाँ कराची और बाकी बड़े शहर जो हैं दे होल्ड अस बैक फ्रॉम डेवलपमेंट। तो हमारा जो क्राइसिस है वो बहुत डीप है। ये जो क्लाइमेट, पॉवर्टी और इनसेंसिटिविटी को मिक्स करता है। ये हमारे साथ है सारिस साहब। सारिस साहब, आप बताइए आपने क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक आर्टिस्ट जो है वो तो इस तरह के अलमियों को और इन दुखों को बहुत ही बराह रास्त महसूस करता है। इसमें एक खातून जो है जो फौत हो जाती हैं और उसके बाद उनकी बच्ची जो है वो भिखारी बन के वो, और उसका दिमाग भी जो है वो सही काम नहीं कर रहा, और बहुत सारे, ये तो आपने एक टेस्ट केस के, एक केस के तौर पे आपने लिया था। इसके अलावा भी जब हम देखते हैं कि कंक्रीट की छतें हैं और कहीं कोई दरख्त नज़र नहीं आता, कहीं कोई बूटा नज़र नहीं आता, और इसी के अंदर एक करैक्टर है जो कि अपने घर के अंदर उसने पौधे लगाए हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने शायद वाज़ेह की है इस डॉक्यूमेंट्री में जो मैंने देखी है कि हम शायद घर की चारदीवारी को ओन करते हैं, चारदीवारी से बाहर को ओन ही नहीं करते। माहौलियात के वाले से बात कर रहा हूँ, कचरा बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा बाहर फेंकते हैं, दरख्त काटते हैं, जानवरों का बेदरेक शिकार करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये हम करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के बाद तो मुझे एहसास हो रहा है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम घर के अंदर को भी ओन करने से अब तो दूर होते जा रहे हैं। तो किस तरह के तजुर्बात जो है वो आपको हुए इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए? जी, आपकी बात वकार साहब काफ़ी हद तक सही है कि लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि कराची में जो है ना एक ओनरशिप का प्रॉब्लम है मसला ओनरशिप का, लोग ओनरशिप नहीं लेते। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं, आफिया सलाम भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कहेंगे कि नहीं, कराची शिप में ओनरशिप लेने वाले बहुत सारे लोग हैं और ख़ास करके जब कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम होता है तो लोग बाहर आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। बट एज वी सेड, एज शी हैज आल्सो सेड,
हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी कुछ करेंगे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अगर आप कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप कुछ चेंज लेकर आएंगे। और जिस तरह डॉक्यूमेंट्री के एंड की तरफ एक बात है कि चैरिटी इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमें जो है ना सिस्टेमिक चेंजेस करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो अभी जो तौफीक साहब जिन्होंने मेंशन किया था और जो मेरे हिसाब से फॉर मी इज एट द हार्ट ऑफ दिस फिल्म इज द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्विटी। तो जब तक हम इस इनइक्विटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये मसले चलते रहेंगे। अब मैंने एक बहुत अनफॉर्चुनेट मीम से मुराद मुझे एक पिक्चर पे यूजुअली टेक्स्ट आता है, जैसे फेसबुक पे एक मीम आया था, उसमें था कि गवर्नमेंट क्रैकिंग डाउन ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शंस और सम इशू जो है ना वो गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रहा है हाउसिंग के ऊपर। और फिर उनका आया था कि DHA and BHA एवरीथिंग इज फाइन सो फार। जाहिर सी बात है, अब आप क्रैक डाउन करेंगे किसी चीज पे तो आप DHA पे तो नहीं करेंगे क्रैक डाउन, ना क्लिफ्टन पे क्रैक डाउन करेंगे आप डेवलपमेंट जब आपने करना है तो वही लोग डिस्प्लेस होंगे जिनकी इलीगल सेटलमेंट्स हैं या जो लोअर तबके के लोग हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल या लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपने अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है कहीं पे तो आप हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर सकते हैं और उनके पास कोई दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, तो वो टारगेट बन जाते हैं। तो ये इनइक्विटी है। और फिर आपने एक बात की अबाउट हाउ वी कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। वकार साहब मैं आपको इतना बताऊं कि अगर मैं कराची में अपना कचरा जो है एक ईमानदारी से मैं उसको सॉर्ट करके फेंक भी दूं तो आपकी इंतजामिया ने एक तो उठानी नहीं है इसको सही तरह से, अगर वो उठा भी लेते हैं तो उन्होंने जाके कहाँ फेंकना होता है, ठीक है ना। तो मैं किसी को अगर सॉर्ट भी करूँ और अगर मैं उसके साथ मतलब मैं रिसाइकलिंग भी करूँ, एट द एंड ऑफ द डे वो जाके आपके एक लैंडफिल के अंदर जाके फिल अप होना है, या आपकी जो इलीगल क्या कहते हैं इलीगल जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ से फिर आपकी जो रिसाइकलिंग माफिया जो है वहाँ से अपनी रॉ मटेरियल सोर्स करती है, वो तो मसला वहीं पर रहेगा। और एज अ फिल्म मेकर या सहाफ़ी के तौर पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कराची के हवाले से और ओवरऑल मुल्क में बहुत सारे और भी मामला हैं, लेकिन कराची पे पर्टिकुलरली क्योंकि ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ये मसाइल जो हैं वो बहुत ही उभर के सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से कोई सहाफ़ी या कोई फिल्म मेकर जब इस तरह के काम करते हैं, हमने माजी में देखा है, तो वहाँ पे किसी न किसी के कोई इंटरेस्ट्स होते हैं, वो पीछे चाहे उनको आप माफिया कह लें कुछ भी कह लें, अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है या कोई इलीगल काम करता है तो उनके पीछे, और वो फिर एक सहाफ़ी के लिए भी, एक अदीब के लिए भी, एक दानिश्वर के लिए भी, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आप बात भी नहीं कर सकते, आप जिक्र भी नहीं कर सकते, और जबकि दूसरी तरफ आप बहुत वाज़ेह पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ जो है ये तबाही की दहानी की तरफ जा रहा है। जी वकार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को फिल्म मेकर शायद कहूँगा, स्टोरी टेलर कहूँगा, सहाफ़ी नहीं कहूँगा, जर्नलिस्ट नहीं कहूँगा, बिकॉज वो दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे डू। उन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है, वो अपने जान पे खेल के इश्यूज को एक्सपोज करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि शायद मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं एक हद तक चीज़ों को प्रूव करूँगा और उसमें जाऊँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए एज ए फिल्म मेकर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्रॉब्लम को, अब देखिए मैंने जो इस डॉक्यूमेंट्री में बातें की, कोई अनोखी बातें नहीं है, ये 1000 दफ़ा पहले बातें हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने की हैं, मैंने शायद इस पर थोड़ी सी जो है ना अपडेट्स की हुई हूँ, लेकिन इस फिल्म के अलावा बहुत खूबसूरत फिल्में बनी हुई हैं। आप माहिरा उमर की फिल्म देखें परवीन रहमान के ऊपर, तो आपको उस पर जो है ना, उससे आपको काफ़ी जो है ना एक इंसाइट मिलेगी कि हमारी वाटर माफिया क्या है और वो क्या करती आ रही है, ठीक है ना। तो उन लोगों ने, पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर दिस इश्यूज, सो आई विल नॉट कंपेयर माय सेल्फ टू देम। अली तौकीर शेख साहब, सॉरी मैं आपको, अली तौकीर शेख साहब आप ये बताइए, जिस तरह अभी सारे साहब ने ये बताया है कि बहुत अच्छी फिल्म्स बन चुकी हैं, ये फिल्म जो है आर्काइव कैसा बनेंगी, और किसी वक्त में 70-80 साल बाद जब खौफनाक हम तबाही से गुजर चुके होंगे 100 साल बाद, तो उसके बाद आर्काइवल से निकलेंगे कि हाँ ये लोग बड़े अच्छे थे, बड़े ज़हीन थे, इन्होंने बर वक्त निशानदेही की थी, लेकिन उस वक्त शायद हुकूमत ने या रियासत ने तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से। तो ये फिल्म का इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस है इस वक्त, कोई हलचल है, कोई वाकई कोई हुकूमत के हवाले से या रियासत के हवाले से उनको इस हवाले से कोई आगाही होती है? फिल्म है जी, ये खूबसूरत फिल्म है, इसने बहुत ऐसी डायमेंशंस हाईलाइट की हैं जो अभी मेन स्ट्रीम क्लाइमेट चेंज की कन्वर्सेशन नहीं है पाकिस्तान में, कम से कम। एक इस फिल्म ने, मैं आपको 4 या 5 एग्जांपल्स देता हूँ। एक इस फिल्म ने दिखाया कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ भी है, which is a remarkable insight and it is validated from other regions of Pakistan, जैसे थर पारकर। लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन उसकी वजह से छोड़ते हैं। इसने बतलाया कि
बाज़ चीज़ों के सलूशन मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसिंग स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है जो नहीं है। उसने बतलाया है कि देयर इज़ एन इंडस्ट्री जो 3% की बजाय लोगों को 30% पानी पे खर्च करने पे मजबूर करती है। जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, जिनके बच्चों की स्टंटिंग हो रही हो, उनसे कहना कि अपना 30% जो फैमिली का बजट है वो पानी पे लगाएं, तो कितनी क्रिमिनल चीज़ है ये। तो इस फिल्म ने व्हाट हाईलाइट किया है कि इनइक्विटी के पीछे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको परपेचुएट करते हैं। आप डिफेंस में अगर रहते हों तो आपको पानी की परसेंटेज वो नहीं जा रही होगी इनकम, वो इनकम की परसेंटेज पानी पे नहीं जा रही होगी। जो आप गरीब गुरबा कच्ची बस्तियों में रहते होंगे, जो हाईलाइट किया है साइरस ने, तो आपको डिसप्रोपोर्शनली वो बर्डन सहना पड़ता है। फिर इसने बतलाया कि सिटी गवर्नमेंट के सोने की वजह से, स्लम्बर की वजह से इतनी गंदी हाउसिंग स्ट्रक्चर सामने आ रहे हैं कि डिजास्टर्स की सूरत में भी वो बहुत डिजास्टर्स हैं। गरीब गुरबा मरेंगे, वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज नहीं जा सकती, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं जा सकती। और उसने ये भी दिखाया कि आम हालात में भी उनकी ज़िंदगी मिजरेबल होगी कि बिजली हो तो भी उनके लिए काफ़ी नहीं है, इतने गर्म हो जाता है टेम्परेचर अंदर, और बिजली ना हो तो फिर भी रातों को थड़ों पे बाहर बैठे रहते हैं। इसमें इसने ये भी बतलाया कि किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी आती है कि मर्द हजरात तो थड़े पे बैठ गए। इस फिल्म में आइडेंटिफाई किया है, स्पेसिफिकली किया है, औरतें बेचारी कहाँ पे जाएंगी। सारे सब आखिर पे आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से, और पर्टिकुलरली इस हवाले से कि कम्युनिटी जो है उसका किस हद तक किरदार, उसको कैसे बीच में इन्वॉल्व किया जाए। हमने इसी मुल्क के अंदर देखा है, गिलगित में देखा है, हुंजा में देखा है, गीज़र में देखा है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो वहाँ पे मारखोर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से निकल आया, और भी बहुत सारे इस तरह के हमें वहाँ पे मॉडल नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जब तक कम्युनिटी नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी रेगुलेशंस करते रहें, जो भी करते रहें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो कैसे कम्युनिटी को बाशऊर बना के और इन मामलात को कैसे हल किया जा सकता है? जी वकार साहब, एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है ना, कि आप अपने जो आपके जो दायरे में जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं आप उनको अच्छी तरह से कंट्रोल करें या उसमें कुछ डिफरेंस लेकर आए, तो इंशाल्लाह एक डिफरेंस जो है ना उसकी रिपल इफेक्ट्स फिर लार्जर स्केल पे हो जाती हैं। हम अपने तौर पे हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम जो है ना अपनी बबल से जरा निकल के देखें। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किए कराची में एक्सटेंसिवली, ठीक है ना। मुझे पता है कि जब शॉन सर्कल फॉर इंस्टेंस उसकी जेंट्रिफिकेशन हुई थी, तो मेरा एक था कि मैं वहाँ से मैं बस से उतर के फिर मैं आई यूज्ड टू वॉक अराउंड। मैं वहाँ पे वॉक करता था, बोट बेसिन क्रॉस करता था, फिर कहीं और जाता था, आशियाना जाता था वॉक करके। जब उसकी जेंट्रिफिकेशन हुई, वहाँ पे चलने की कोई जगह नहीं रही। आप वो फ्लाईओवर वाली जगह है वहाँ से क्रॉस ही नहीं करते। जो अली साहब ने बात की थी, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें जो आपकी ह्यूमन फैक्टर है उसको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस, बट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट कैन वी डू ऑन अ पर्सनल लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बात कर रहे थे कि यार लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते, उनको घर से बाहर जाने की इतनी फिक्र क्यों है, वो घर में रहेंगे, ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं कोविड। ये बात जो है ना आप शायद अपने 3 या 4 कमरे वाले घर के अंदर, महल के अंदर बैठ के आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक फैमिली। सारे साहब बिल्कुल हम समझ सकते हैं, और इस डॉक्यूमेंट्री में आपने दिखाया भी है कि किस तरह लोग मिजरेबल, बहुत ही अजीब व गरीब हालात में रह रहे हैं, एक आध कमरे में और अंधेरा, और वो तमाम चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाई हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इतनी खूबसूरत दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाने पर। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में जिस तरह आपने मसाइल को उजागर किया, जिस तरह मसाइल को दिखाया, और क्या खूबसूरत तहकीकी जो मवाद है वो हमें इसमें नज़र आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई जो बिल्कुल हमारे इल्म में पहले नहीं थी। अली तौकीर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आगाही दी माहौलियात के हवाले से। अगली जो कड़ी है बाम अर्ज़ की बाज़ गश्त, उसमें जंगलात पे बात होगी, जंगलात किस तरह ख़तरे में हैं उनके हवाले से बात होगी, मैंग्रोव्स के हवाले से बात होगी। और आप देख रहे हैं कि बाम अर्ज़ की बाज़ गश्त की जितना भी सिलसिला है, जितनी भी कड़ियाँ हैं, जितनी भी एक साथ आपने देखी हैं, उन्होंने सिर्फ आगाही पैदा नहीं की बल्कि उन्होंने हमारे इल्म में इजाफा किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हम नहीं जानते थे और वो बिल्कुल एक नई तहकीक के तौर पे सामने आई हैं, और ये तमाम जो सिलसिला है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगली जो डॉक्यूमेंट्री है वो जंगलात के हवाले से है, जंगलात को किस तरह के ख़तरात जो है वो दरपेश हैं, और अगली डॉक्यूमेंट्री तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।